हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे सी# प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं सी# प्रोग्रामिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसको कहते हैं हम एक्सेप्शंस एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। मतलब आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ एक्सेप्शन इन सी# और एक्सेप्शन को हैंडल किस तरह से कर सकते हैं सी# के अंदर। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हमारे पास टॉपिक है सी# प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सी# प्रोग्रामिंग के हवाले से, क्योंकि अगर किसी को एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग का नहीं पता तो वो एक अच्छा प्रोग्रामर कभी नहीं बन सकता। ठीक है, बहुत स्ट्रगलिंग करनी पड़ेगी उसे प्रोग्रामिंग की फील्ड में अगर उसे इस टॉपिक के ऊपर महारत हासिल नहीं है। ठीक है, तो इसको देखते हैं इस लेक्चर के अंदर क्या है ये। अब देखें, एक्सेप्शन क्या होती है। An exception is an event which occurs during execution of a program that disturbs the normal flow of the program's instructions। इसका मतलब कि एक्सेप्शन क्या होती है, हमारे प्रोग्राम के अंदर एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन होती है जो हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर देती है, हमारे प्रोग्राम का जो एक फ्लो मेंटेन होता है उसको डिस्टर्ब कर देती है। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बहुत मशहूर एक्सेप्शन जनरेट होती है जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं जीरो के साथ, तो एक एक्सेप्शन जनरेट होती है डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन जब भी अकर करती है तो हमारे पास क्या होता है, हमारी जो एप्लीकेशन होती है वो क्रैश हो जाती है। मतलब हमारा प्रोग्राम उसी वक्त जैसे ही एक्सेप्शन अकर होगी हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ठीक है, तभी यहाँ पे एक्सेप्शन को क्या कहा जाता है, एक ऐसा इवेंट होता है, एक ऐसा एक्शन होता है जो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, हमारे प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को बिल्कुल बर्बाद कर देता है, डिस्टर्ब करके रख देता है। ठीक है, मतलब हमारा प्रोग्राम उसी वक्त जैसे ही एक्सेप्शन जनरेट हुई हमारा प्रोग्राम उसी वक्त बंद हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। मतलब अगर जिस पॉइंट पे एक्सेप्शन जनरेट हुई है, अगर उस पॉइंट के बाद और भी अगर स्टेटमेंट्स लिखी हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम होता है एक्सेप्शन। मतलब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 10 को डिवाइड करता हूँ 5 के साथ, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 2। मतलब हमारी जो नॉर्मल फ्लो होता है हमारे प्रोग्राम का वो मेंटेन रहता है। लेकिन अगर मैं 10 को डिवाइड कर दूं 0 के साथ, तब आती है प्रॉब्लम और तब हमारे पास एक्सेप्शन जनरेट होती है सी# के अंदर डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। और वो जैसी ही एक्सेप्शन जनरेट होती है तो क्या होता है, एक अजीब सा मेरे पास मैसेज शो होता है और मेरे पास प्रोग्राम उसी वक्त क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए हम करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो इसको भी आगे जाके देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट, इन जनरल व्हेन अ सी# कोड एनकाउंटर्स अ सिचुएशन दैट इट कैन नॉट कोप विद इट रेजेस एन एक्सेप्शन। ठीक है, मतलब जब सी# के अंदर, मतलब सी# का जो कोड होता है, जब वो कोई ऐसी सिचुएशन को एनकाउंटर करता है जिसके साथ वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तब वो क्या करता है, एक एक्सेप्शन रेज करता है। मतलब कि जिस तरह हम 10 को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट बिल्कुल सही आ जाता है 2। लेकिन अगर मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 0 के साथ तो हमारे पास मैथ में आती है इंफिनिटी। ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग में अब उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो तभी हमारे पास जो सी# होता है वो क्या जनरेट करता है, एक एक्सेप्शन जनरेट करता है। और एक्सेप्शन जनरेट करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि आपकी एप्लीकेशन उसी वक्त बंद हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है और आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इस चीज से बचने के लिए हम करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट, एन एक्सेप्शन इज अ सी# ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स एन एरर। ठीक है, मतलब अब देखो एक्सेप्शन को क्या कहा जा रहा है, सी# का एक ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है जो उस एक्सेप्शन को, उस एरर को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो ऑब्जेक्ट किसका होता है, क्लास का होता है। ठीक है, इसका मतलब सी# के अंदर हमारे पास बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं जो कि एक्सेप्शन क्लासेस कहलाती हैं। ठीक है, इसका मतलब जिस तरह मैंने अभी एक एक्सेप्शन की बात की, डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन, तो
सी शार्प ने उस डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन नाम से एक क्लास बना के रखी हुई है। तो होता क्या है, जब भी एक्सेप्शन जनरेट होती है तो उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है और वो थ्रो हो जाता है, और थ्रो होने के बाद उसे कैच कौन करता है, उसे कैच करता है सी शार्प का एक डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म, ठीक है। और जब सी शार्प का वो डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म उस ऑब्जेक्ट को कैच करता है, वो क्या काम करता है, वो आपके पास आपकी एप्लीकेशन को टर्मिनेट कर देता है, उसी वक्त बंद कर देता है और एक अगली सा मैसेज आपको डिस्प्ले करवाता है। और बाकी की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, मतलब आपने जिस लाइन पे एक्सेप्शन आ रही है उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है। तो अब इसको और अच्छे तरीके से बताता हूं कि ये सी शार्प ऑब्जेक्ट की क्या बात कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, व्हेन अ सी शार्प कोड रेजेस एन एक्सेप्शन इट मस्ट ईदर हैंडल द एक्सेप्शन इमीडिएटली, अदरवाइज इट टर्मिनेट्स एंड क्विट्स। इसका मतलब जब सी शार्प का कोड कोई एक्सेप्शन रेज करता है तो उस एक्सेप्शन को लाजमी आपने हैंडल करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया तो इमीडिएटली क्या होता है, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, क्विट हो जाता है, बंद हो जाता है। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है जब एक्सेप्शन हमारे पास आती है हमारे प्रोग्राम में, ठीक है। अब देखो, when an exception occur three things happen, मतलब जब भी एक्सेप्शन आपके पास आती है किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी स्टेटमेंट में, तो हमारे पास तीन चीजें होती हैं। पहला पॉइंट, प्रोग्राम टर्मिनेट्स और प्रोग्राम क्रैशेस। मतलब सबसे पहला काम क्या होता है, जब भी एक्सेप्शन आती है हमारा प्रोग्राम उसी वक्त बंद हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, क्रैश हो जाता है, ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट, अगली काइंड ऑफ एरर मैसेज इज डिस्प्लेड दैट यूजर कैन नेवर एवर अंडरस्टैंड। मतलब एक ऐसा मैसेज, ऐसा एरर मैसेज डिस्प्ले होता है जो काफी अगली होता है, मतलब खतरनाक होता है, जो हमारे एक नॉर्मल यूजर को समझ नहीं आता, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस खतरनाक एरर मैसेज, मतलब एक अगली काइंड ऑफ एरर मैसेज के बजाय हम एक अपना सिंपल सा मैसेज यूजर को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये काम हम कब करेंगे, जब हम एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। लेकिन जब एक्सेप्शन जनरेट होती है तो क्या होता है, सबसे पहले प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है और फिर उसके बाद एक अगली काइंड ऑफ एरर मैसेज डिस्प्ले होता है जो हमारे यूजर को कभी समझ नहीं आता। और तीसरा, स्टेटमेंट्स आफ्टर एक्सेप्शन विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। मतलब जिस लाइन पे एक्सेप्शन जनरेट हुई है उस लाइन के बाद की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती। ऐसा क्यों है, क्योंकि जिस लाइन पे एक्सेप्शन जनरेट होती है उसी पॉइंट के ऊपर हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, एक अगली एरर मैसेज के साथ। ये इसका पॉइंट है, ठीक है। तो तभी इन तीनों से बचने के लिए, मतलब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट से बचने के लिए हम करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग हम क्यों करते हैं कि मैं चाह रहा हूं मेरा प्रोग्राम भी बंद ना हो, टर्मिनेट ना हो, मतलब चलता रहे, और अगली काइंड ऑफ एरर मैसेज, मतलब एक एरर मैसेज जो बड़े खतरनाक और अगली काइंड का होता है वो भी मुझे डिस्प्ले ना हो, मतलब एक सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले हो जाए। और तीसरा, हमारे पास जो स्टेटमेंट एक्सेप्शन के बाद लिखी गई हैं वो भी एग्जीक्यूट होती रहे, ठीक है। तभी हम इन चीजों से बचने के लिए करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। ये इसका एक पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये एक एक्सेप्शन फ्लो है रियल लाइफ के अंदर, ठीक है। मतलब अगर रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो देखो यहाँ पे एक हमारे पास कार आ रही है और यहाँ पे आप देखो रोड के ऊपर एक गड्ढा है, ठीक है। और ये गड्ढा, इसको मैं किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्सेप्शन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका मतलब कि अगर आप एक चीज नोटिस करो, अगर ये गड्ढा नहीं होता तो मतलब हमारी कार का नॉर्मल फ्लो मेंटेन रहता और हमारी कार क्या होती, इस रोड से क्रॉस हो जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक गड्ढा है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे कि हमारी जो कार है जब वो इसके ऊपर आएगी तो जाहिर बात है हमारी कार क्रैश हो सकती है, ठीक है, खत्म हो सकती है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर इस एक्सेप्शन, मतलब ये जो गड्ढा है, अगर रियल लाइफ में मैं इससे बचना चाहूं, मतलब इसकी अगर हैंडलिंग करना चाहूं, तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं या तो इस गड्ढे के ऊपर एक ब्रिज बना सकता हूं, ठीक है, एक छोटा सा ब्रिज बना सकता हूं, ठीक है, या तो मैं इस गड्ढे को क्या कर सकता हूं, फिलअप कर सकता हूं, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा ये जो कार है उसका नॉर्मल फ्लो मेंटेन रहेगा, मतलब हमारी कार डिस्ट्रॉय नहीं होगी, क्रैश नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक आपके पास कॉन्सेप्ट है रियल लाइफ के अंदर, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हमारे पास सेम इंप्लीमेंट होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एक्सेप्शन को मजीद बताया जा रहा है, अभी हम इसका प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है
exceptions are abnormal events that prevent a certain task from being completed successfully। इसका मतलब हमारे पास एक्सेप्शन एक एबनॉर्मल इवेंट्स होते हैं, ठीक है, और जब ये अकर होते हैं तो हमारा टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पाता, ठीक है। सबसे बड़ा इसका ये आपके पास ड्रॉबैक होता है। तो तभी हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं ताकि हम अपने एक टास्क को कंप्लीट करवा सकें सक्सेसफुल तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, एन एक्सेप्शन इज अ प्रॉब्लम, मतलब एक्सेप्शन को क्या कहा जा रहा है, एक प्रॉब्लम कहा जा रहा है, दैट अराइजेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। मतलब यहाँ पे ये एक्सेप्शन जनरेट कब होती है, जब हम अपनी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के अंदर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं दो नंबर्स इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है, यूजर से, और अगर वो दो नंबर, मतलब पहला नंबर 10 है, दूसरा नंबर 5 है, तो वो हमारे पास सक्सेसफुली डिवाइड हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2। लेकिन अगर मैंने पहला नंबर 10 दिया और दूसरा नंबर 0 दे दिया, तब हमारे पास अकर होती है डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन, और जब भी वो एक्सेप्शन जनरेट होती है तो क्या होता है, हमारा प्रोग्राम उसी वक्त बंद हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल वर्क करते हैं और फिर हम इसको देखते हैं और आगे इसकी थ्योरी पे आते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं यूजर से दो नंबर्स इनपुट लेता हूँ, ठीक है, और सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ CW टैप टैप, ठीक है, और एक मैसेज प्रिंट करवाता हूँ यूजर को, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। ये एक मैसेज प्रिंट होगा और उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर टाइप का num1, और यहाँ पे मैं यूजर से इनपुट लूंगा तो मैं यूज कर लेता हूँ console.readline, सही है। और जो भी इनपुट आएगा वो हमारे पास यहाँ पे console.readline स्ट्रिंग की फॉर्मेट में इनपुट देता है, ठीक है, लेकिन मुझे तो इंटीजर चाहिए तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ int.parse, ताकि console.readline हमें जो भी इनपुट दे वो इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद num1 में असाइन हो जाए। और फिर यहाँ पे मैं इन्हीं दोनों लाइंस को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ एंटर सेकेंड नंबर, और यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ num2। और अब num1 और num2 मैंने ले लिए। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को आपस में डिवाइड करूँगा। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे इंटीजर टाइप का, और इसको मैं कहता हूँ रिजल्ट, ठीक है, और इसके अंदर मैं num1 को डिवाइड करता हूँ किसके साथ, num2 के साथ, सही है। और अब यहाँ पे आके मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, रिजल्ट के वेरिएबल को प्रिंट करवाता हूँ CW टैप टैप, और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ डिवीजन रिजल्ट इज, ठीक है, और यहाँ पे आके कॉन्कैटिनेट करवा दूंगा मैं ये रिजल्ट वाला वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स भी लिख लेता हूँ, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ रिमेनिंग स्टेटमेंट 1, ठीक है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और 3 दफा मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, सही है। मतलब देखो अब होगा क्या, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, ठीक है, तो हमारे पास यूजर से दो नंबर लिए जाएंगे, ठीक है, और उन दो नंबर को डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं num1 में 10 भेजूं और num2 में 5 भेजूं तो हमें यहाँ पे रिजल्ट क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद हमारा बाकी की स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होंगी, मतलब नॉर्मल फ्लो मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर मैं num1 में 10 भेजूं और num2 में 0 भेजूं, तब इस पॉइंट पे हमारी एक्सेप्शन जनरेट होगी, और जब एक्सेप्शन जनरेट होगी तो क्या होगा, ये बाकी का जितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, और हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके एंड में अपनी कंसोल विंडो को होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ console.readline। तो अब यहाँ पे आते हैं, इसको रन करते हैं, अब आप रिजल्ट देखना, ठीक है। कंसोल विंडो आ गई, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं यहाँ टॉप पे और प्रॉपर्टीज में आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका साइज 24 कर देता हूँ, वो को बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, और ओके करते हैं, सही है। तो अब देखो हमसे फर्स्ट नंबर मांग रहा है, अगर मैं यहाँ पे पहला नंबर 10 दूं, अब सेकंड नंबर मांग रहा है, दूसरा नंबर मैं 5 दे दूं, एंटर करूंगा तो देखो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, डिवीजन रिजल्ट इज, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है, डिवीजन रिजल्ट इज 2, ठीक है, और रिमेनिंग स्टेटमेंट भी आपके पास चल रही है, क्योंकि हमारे पास कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट नहीं हुई। मतलब इस पॉइंट पे हमारी एप्लीकेशन का नॉर्मल फ्लो बिल्कुल मेंटेन रहा और हमारा टास्क कंप्लीट सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, मैं इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ, ठीक है, और अब एक दफा फिर इसको हम रन करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, पहला नंबर देता हूँ 10 और दूसरा नंबर देता हूँ अब 0। देखो अब यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे पास आएगी, ठीक है, मतलब एक्सेप्शन जनरेट होगी। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके एंटर करूंगा तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन जनरेट हो रही है, ठीक है।
ये देखो हमारे पास ये एक्सेप्शन आ गई, और आप नोट करो कि एक्सेप्शन कौन सी आ रही है, डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी हमारे पास एक्सेप्शंस जनरेट होती हैं, ठीक है, सी शार्प ने उनके लिए कुछ क्लासेस बना के पहले से रखी हुई हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे कौन सी एक्सेप्शन आई है, डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। और मैंने क्या बताया था कि जब भी एक्सेप्शन आती है तो हमारे पास उसी क्लास का, ठीक है, जिस क्लास की एक्सेप्शन जनरेट हुई है उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है, और वो ऑब्जेक्ट थ्रो कहाँ पे होता है, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट थ्रो होता है उसको हैंडल करता है सी शार्प। और सी शार्प जब हमारे इस ऑब्जेक्ट को कैच करेगा, हमारी इस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, तो वो तीन काम करता है। ठीक है, एक तो हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है, एक अगली सा एरर मैसेज दिखाता है। अब देखो ये अगली सा एरर मैसेज आ रहा है, एन अनहैंडल्ड एक्सेप्शन सिस्टम डॉट डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। अब देखो ये यूजर को कभी भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तभी हम जब एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं तो हम अपना एक यूजर फ्रेंडली मैसेज भी उसको डिस्प्ले करवाते हैं। और तीसरा काम क्या होता है, और तीसरा काम ये होता है कि जिस पॉइंट पे हमारी एक्सेप्शन जनरेट हो रही है उसके बाद जितना भी रिमेनिंग स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती। तो इन चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो एक्सेप्शन का यहाँ पे ऑब्जेक्ट थ्रो हो रहा था वो हम सी शार्प के पास नहीं जाने देंगे, उसको हम खुद हैंडल करेंगे। और जब हम खुद हैंडल करेंगे तो ना तो आपके पास आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, ना आपको एक अगली सा मैसेज डिस्प्ले होगा, और आपकी जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स हैं वो भी एग्जीक्यूट होती रहेंगी। ठीक है, तभी हम करते हैं एक्सेप्शन को हैंडल। ठीक है, एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करेंगे इसको मैं अभी आगे जाके आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको प्रोग्राम को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब अपनी थ्योरी पे आ जाते हैं। सही है, तो यहाँ पे देखो अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, अ सी शार्प एक्सेप्शन इज अ रिस्पॉन्स टू एन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस दैट arises while a program is running such as an attempt to divide by zero। ठीक है, मतलब एक्सेप्शन क्या करती है, एक्सेप्शन जब जनरेट होती है, यहाँ पे देखो एक कंडीशन बताई हुई है वही वाली कि जब हम डिवाइड बाय जीरो करते हैं तो हमारी एक एक्सेप्शन जनरेट होती है जिससे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन होती है, एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है। अच्छा, अब देखो हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, द एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सी शार्प इज वन ऑफ द पावरफुल मैकेनिज्म टू हैंडल द रन टाइम एरर्स सो दैट नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन कैन बी मेंटेन। इसका मतलब कि जो हमारे पास प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में जो भी एरर्स आते हैं, एक्सेप्शंस आते हैं, ठीक है, सी शार्प के अंदर, उनको हैंडल करने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ठीक है, और ये कैसे करते हैं इसको भी देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक फिगर से समझाने लगा हूँ। ठीक है, ये फिगर आपको समझ में आ गई तो आपको एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारी ये एप्लीकेशन है सी शार्प की एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, जिस तरह हम कर रहे थे, ए में एक नंबर ले रहा था और बी में मैं एक नंबर ले रहा था। ठीक है, तो अगर मैं ए के वेरिएबल में 10 दूंगा और 5 के बी के वेरिएबल में 5 दूंगा, तो जब 10 और 5 को मैं डिवाइड करूंगा तो सी के पास क्या जाएगा, 2 जाएगा, और हमारा नॉर्मल फ्लो एप्लीकेशन का मेंटेन रहेगा, मतलब कोई एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं आएगी इस केस में। लेकिन अगर मैं ए के वेरिएबल में 10 पास करूं और बी के वेरिएबल में 0 पास करूं, तब हमारे पास जनरेट होगी एक्सेप्शन। तो जब एक्सेप्शन जनरेट होती है तो मैंने क्या बताया, एक क्लास है हमारे पास डिवाइड बाय जीरो, क्योंकि इस केस में कौन सी एक्सेप्शन आएगी, इस केस में आपके पास डिवाइड बाय जीरो वाली एक्सेप्शन आएगी। तो देखो जिस टाइप की एक्सेप्शन होती है उसी टाइप की आपके पास क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है और वो थ्रो होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं जिनसे रिलेटेड क्लासेस सी शार्प ने पहले से बना के रखी हुई हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, जब मैं ए को बी से डिवाइड करूंगा, और तब हमारे पास जो एक्सेप्शन थ्रो होगी वो कौन सी क्लास की का ऑब्जेक्ट थ्रो होगा, हमारे पास डिवाइड बाय जीरो क्लास का एक ऑब्जेक्ट थ्रो होगा। तो थ्रो होने के बाद क्या होगा, देखो हमारे पास डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट थ्रो होगा, और अब वो जाएगा किसके पास, वो जाएगा हमारे सी शार्प के डिफॉल्ट कैश मैकेनिज्म के पास। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, इसमें जो भी ऑब्जेक्ट थ्रो हो रहा है उसको कैच कौन करेगा, मतलब अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करेंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट थ्रो हो रहा है उसको कैच कौन करेगा, सी शार्प का डिफॉल्ट कैश मैकेनिज्म। और जब सी शार्प का डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म इस एक्सेप्शन को कैच करता है, ऑब्जेक्ट को कैच करता है, वो तीन काम करता है। एक तो हमारा प्रोग्राम उसी वक्त टर्मिनेट कर देता है, दूसरा हमें एक अगली सा एरर मैसेज दिखाता है,
और एक्सेप्शन के बाद जितनी भी हमारी स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है, ये काम कौन करता है? सी शार्प का डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म, क्योंकि हम अपनी एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं, हमारी इस एक्सेप्शन को हैंडल कौन कर रहा है? सी शार्प हैंडल कर रहा है, सी शार्प का डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म हैंडल कर रहा है, तभी हमारे पास ये तीन काम हो रहे हैं। एक तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है, अगली मैसेज शो हो रहा है, और तीसरा हमारी स्टेटमेंट्स बाद वाली एग्जीक्यूट नहीं हो रही। ठीक है, तो इस काम से बचने के लिए हम हमारी जो एक्सेप्शन होती है वो हमारे सी शार्प के डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म के पास नहीं जाएगी, बल्कि इस ऑब्जेक्ट को, इस एक्सेप्शन को हम हैंडल करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आर एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड, मतलब अब मैं चाह रहा हूं यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन आएगी वो हमारे पास सी शार्प उसको हैंडल नहीं करेगा, बल्कि हम एक कोड लिखेंगे जिसको एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड कहा जाता है, वो लिखेंगे। तो वो कोड लिखने से फायदा क्या होगा? एक तो हमारा प्रोग्राम बंद नहीं होगा, दूसरा एक यूजर फ्रेंडली मैसेज शो होगा, और तीसरा एक्सेप्शन के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो भी एग्जीक्यूट होंगी। तभी हम यहाँ पे क्या करते हैं? अपनी एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। ठीक है, हम नहीं चाहते कि हमारी एक्सेप्शन को सी शार्प हैंडल करे, क्योंकि सी शार्प हैंडल करेगा तो जाहिर बात है वो तीन प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा जो मैंने अभी आपको बताई। उन तीन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं खुद से, ये काम प्रोग्रामर खुद से करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, वी यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग, लेट्स टेक अ सिनेरियो। भाई देखो होता क्या है, मेरे पास यहाँ पे 10 स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, मतलब 10 लाइंस लिखी हुई है, 10 कोड लिखा हुआ है मेरे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि हमारे पास ये जो 5th स्टेटमेंट है यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है। ठीक है, किस तरह एक्सेप्शन आ सकती है? जिस तरह ए को मैं जब बी से डिवाइड कर रहा था तो उस लाइन पे एक्सेप्शन आने के चांसेस थे। तो देखो, जब मेरे पास यहाँ पे 5th स्टेटमेंट पे एक्सेप्शन आएगी तो क्या होगा? 1 से लेके 4 तक तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही चलेंगी, लेकिन जब 5th पे हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी और अगर मैंने अपनी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया, ठीक है, तो उस एक्सेप्शन को हैंडल कौन करेगा? सी शार्प खुद हैंडल करेगा। तो जब सी शार्प खुद हैंडल करेगा तो इसी पॉइंट पे हमारे प्रोग्राम को वो बंद कर देगा एक अगली सा एरर मैसेज दिखा के, और जो बाकी की स्टेटमेंट्स हैं, मतलब 6 से लेके 10 तक की जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है। तो अगर मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास यहाँ पे एक्सेप्शन जब जनरेट हो तो हमारे पास प्रोग्राम भी बंद ना हो, एक यूजर फ्रेंडली एरर मैसेज भी डिस्प्ले हो और बाकी की स्टेटमेंट भी हमारे पास एग्जीक्यूट हो, तब हम करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो अब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं? देखो, हमारे पास एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कुछ हमारे पास कीवर्ड्स हैं जिनको हम कहते हैं ट्राई कैच। तो मैं क्या करूंगा? देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लाइन पे हमारे पास एक्सेप्शन आ रही है। ठीक है, मतलब इस लाइन पे एक्सेप्शन आ भी सकती है और इस लाइन पे एक्सेप्शन नहीं भी आ सकती। मतलब अगर मैं 10 को डिवाइड करवाऊंगा 5 से तो कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं नंबर को डिवाइड करवाऊंगा 0 से तब एक्सेप्शन आएगी। तो जिस पॉइंट पे आपको लगता है कि आपकी एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है, उस कोड को आप लिखते हो ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो भाई ये था हमारा आज का लेक्चर, एक्सेप्शंस एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सी शार्प। और भाई देखो, ये इस लेक्चर का पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 के अंदर इसको हम कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और कुछ और भी हमारे पास एक्सेप्शंस होती हैं, जिस तरह से हैंडलिंग नल रेफरेंस एक्सेप्शन होती है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन होती है। ठीक है, तो उसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि उस वीडियो को भी लाजमी वॉच करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।